नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विथ बहादुर, जहां पढ़ाई होती है सीधे सिलेक्शन की सोच के साथ। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। यहाँ हर दिन आपको मिलेगा 16 सबसे ज़रूरी सवाल, बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश में, और सरकारी स्रोत और एनसीईआरटी आधार पर एकदम भरोसेमंद कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तैयारी और बढ़ते हैं अपने सपनों की ओर। चलो, इसी के साथ आज का अपना पहला सवाल है, अप्रैल 2025 में शुरू की गई वह कौन सी सरकारी योजना है जो किसानों के विकास हेतु एग्रीटेक स्टार्टअप को प्रोत्साहित करती है? इंग्लिश, Which government scheme launched in April 2025 aims to prompt agri-tech startup for farmers development? ऑप्शन में दे रखा है पीएम किसान सम्मान निधि, अटल भूजल भूजल योजना, पीएम कृषि स्टार्टअप योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री कृषि स्टार्टअप योजना अप्रैल 2024 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। यह योजना किसानों के लाभ के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इंग्लिश मीडियम वाले, द पीएम कृषि स्टार्टअप योजना लॉन्च्ड इन अप्रैल 2025 एम्स टू प्रमोट इनोवेशन इन द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर. It provides financial and technical support to agri-tech startup for the benefit of farmers. शॉर्ट क्या है? ये उत्तान मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। एडिशनल फैक्ट जानेंगे इसके बारे में थोड़ा। यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। दिस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. अच्छा, इसका उद्देश्य स्मार्ट खेती, आईओटी, ड्रोन और एआई आधारित समाधान को बढ़ावा देना है. इट प्रमोट्स स्मार्ट फार्मिंग यूजिंग आईओटी, ड्रोन एंड एआई बेस्ड सॉल्यूशन. योजना के तहत स्टार्टअप को फंडिंग, मेंटरशिप और प्रशिक्षण मिलेगा. स्टार्टअप विल रिसीव फंडिंग, मेंटरशिप एंड ट्रेनिंग अंडर द स्कीम. यह किसानों की आय को बढ़ाने और कृषि में तकनीक के उपयोग को आसान बनाएगी. It aims to increase farmer income and simplify the use of technology in farming. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? Who was the appointed as the governor of the Reserve Bank of India in December 2024? इसमें ऑप्शन देखा है एनएस विश्वनाथन, संजय मल्होत्रा, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल. इसका सही आंसर है संजय मल्होत्रा. तो चलो थोड़ा इसका डिटेल से समझते हैं. संजय मल्होत्रा 1990 बेंच के आईएएस अधिकारी है को दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया. उन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हुआ. इंग्लिश मीडियम वाले, संजय मल्होत्रा ए 1990 बैच आईएएस ऑफिसर was appointed as the governor of the Reserve Bank of India in December 2024, succeeding Shaktikant Das at the end of his extended term. चलो समझते हैं इसका थोड़ा एडिशनल इफेक्ट क्या है. संजय मल्होत्रा इससे पहले वित्त मंत्रालय में सचिव पद पर थे. संजय मल्होत्रा previously served as a secretary in the Ministry of Finance. जब आरबीआई की बात है तो आरबीआई में जानते हैं आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी. आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1, 1935. इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है.
Its headquarters is located in Mumbai. आरबीआई भारत की मौद्रिक नीति, मुद्रा निर्गमन और बैंकिंग निगरानी के लिए जिम्मेदार है। आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, करेंसी, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सुपरविजन इन इंडिया। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विपो डब्ल्यूआईपीओ द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 पब्लिश्ड बाय विपो? ऑप्शन दे रखा है 50वीं, 39वीं, 70वीं, 27वीं। तो इसके अंदर ऑप्शन होगा आंसर बी 39वीं। चलो इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। इंडेक्स क्या करता है? भारत को 2024 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39वीं रैंक प्राप्त हुई, जो इसके अनुसंधान, तकनीकी प्रगति और नवाचार क्षमता में निरंतर सुधार को दर्शाती है। इंडिया रैंक्ड 39 इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, reflecting its consistent progress in research, technology and innovation capacity. एडिशन फैक्ट जानते हैं थोड़ा। एडिशन फैक्ट हम इसलिए देते हैं ताकि आपको हर टॉपिक के बारे में डिटेल्स जानकारी मिल जाए। जो एग्जामिनर किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको आने वाले हर क्वेश्चन के बारे में उसकी फुल डिटेल थोड़ी पता हो। ठीक है दोस्तों, और साथ में दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलो एडिशन फैक्ट जानते हैं। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूआईपीओ द्वारा जारी की जाती है। दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। भारत ने आईसीटी सेवा और स्टार्टअप परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन किया है। इंडिया परफॉर्म्ड वेल इन आईसीटी सर्विस एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। भारत ने 2023 में 40वीं रैंक प्राप्त की थी। इंडियाज रैंक 40 इन द ईयर 2023। जे सेकंड रैंकिंग नवाचार नीति संस्थानों, निवेश, बौद्धिक संपदा आदि मानदंडों पर आधारित होती है। जे सेकंड रैंकिंग इज बेस्ड ऑन पैरामीटर लाइक इनोवेशन, पॉलिसी, इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हर वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर? ऑप्शन दे रखा है 15 जुलाई, 7 अगस्त, 2 अक्टूबर, 12 जनवरी। इसका आंसर होगा 7 अगस्त। तो डिटेल से समझते हैं इसको। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है और भारत के हथकरघा बुनकरों के योगदान को सम्मानित करता है। इंग्लिश मीडियम वाले, नेशनल हैंडलूम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17 अगस्त एवरी ईयर टू commemorate the Swadeshi movement started in 1905 and to honor the contribution of Indian handloom weavers. तो डिटेल्स इसका एडिशन फैक्ट जानेंगे। बताया था एडिशन फैक्ट इसलिए बताया था कि आपको थोड़ी उसका पता हो पीछे की बैकग्राउंड की, तो क्वेश्चन और आंसर को समझने में बड़ी आसानी होती है। चलो और देखते हैं इसकी एडिशन फैक्ट। यह दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। दिस डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2015। इसका उद्देश्य हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना और बुनकरों को समर्थन देना है। इट्स एम इज टू प्रमोट द हैंडलूम इंडस्ट्री एंड सपोर्ट वीवर्स। भारत में लगभग 35 लाख हथकरघा श्रमिक कार्यरत है। देयर आर अबाउट 3.5 मिलियन हैंडलूम्स वर्कर इन इंडिया। हथकरघा मार्क और इंडिया हैंडलूम ब्रांड जैसी योजनाएं इससे जुड़ी हैं। स्कीम्स लाइक हैंडलूम मार्क एंड इंडिया हैंडलूम
brand are linked with this initi- initiative. चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए 2025-26 के बजट में कुल आवंटन कितना किया गया? What was the totally outlay on centrally sponsored scheme in India's Union Budget 2025-26? ऑप्शन दे रखा है 75,000 करोड़, 2 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़, 6.5 लाख करोड़। इसका आंसर क्या है? 6.5 लाख करोड़। थोड़ा डिटेल से समझते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में 6.5 लाख करोड़ का आवंटन केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं CSS के लिए किया गया है, जिससे सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा। इंग्लिश मीडियम वाले, इन यूनियन बजट 2025-26 6.5 लाख करोड़ was allocated for centrally sponsored scheme CSSS aimed at enhancing social welfare, education, health and rural development. एडिशनल फैक्ट क्या कहते हैं इसका थोड़े? CSS योजनाएं केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आर जॉइंटली फंडेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। प्रमुख CSS योजनाओं में मनरेगा, ICDS और PM आवास योजना शामिल है। मेजर CSS इंक्लूड्स मनरेगा, ICDS एंड PM आवास योजना। बजट का कुल आकार 48 लाख करोड़ से अधिक रहा। द टोटल बजट साइज एक्सिस्ट 48 लाख करोड़। यह योजनाएं सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सेवाओं के लिए वितरण को सुनिश्चित करती है। These schemes ensure social security and the delivery of basic service. तो दोस्तों करंट अफेयर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आगे हम स्टैटिक जीके के पार्ट में स्टैटिक जीके के पार्ट को भी अपन देखते हैं। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव है, तो क्लास को लाइक करो। इस समझ से क्या कहता है? भारत का संविधान किस दिन प्रभाव में आया था? On which date did the Constitution of India come into effect? ऑप्शन में दे रखा है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो इसका आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 संविधान प्रभाव में है। तो डिटेल से व्याख्या देखते हैं इसकी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, लेकिन उसे 2 महीने बाद लागू किया गया। इंग्लिश मीडियम वाले, The Constitution of India came into effect on 26 January 1950. This date was chosen to commemorate the declaration of Purna Swaraj by the Indian National Congress on 26 January 1930. For the Constitution was adopted on 26 November 1949. It was enforced 2 months later. एडिशनल फैक्ट जानेंगे इसके बारे में। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। It took 2 years 11 months and 18 days to draft the constitution. संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the president of the Constitution Assembly. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर is known as the chief architect of the Constitution. 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड ऑन रिपब्लिक डे। तो दोस्तों क्वेश्चन अपना क्या था? भारत का संविधान किस दिन प्रभाव में है? इसका आंसर तो डायरेक्ट 26 जनवरी 1950 है, बट
इसके साथ अपने एडिशन फैक्ट में क्या क्या था ना, संविधान बनने में कितना समय लगा वो पूरा कवर हो गया। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे वो कवर हो गया क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा की जो माता किसको कहा जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर को, वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस क्वेश्चन को भी हमने इंक्लूड किया। इसलिए हम एडिशन फैक्ट में आपको करवाते हैं ताकि आपकी थ्योरी हर सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट होती चले। आने वाले एग्जाम के अंदर अगर ये क्लास आपके लिए सफिशियंट रहेगी, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। चलो क्वेश्चन के साथ क्या करते हैं, भारत में दांडी यात्रा किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन इसमें, इन विच ईयर डिड द दांडी मार्च टेक प्लेस इन इंडिया? इसका ऑप्शन दे रखा है 1929, 1930, 1932, 1942। इसका आंसर होगा 1930। चलो इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं दांडी यात्रा को। दांडी यात्रा महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए कर का विरोध करना था। यह यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक की गई थी, जिसकी दूरी लगभग 240 मील, अराउंड 390 किलोमीटर थी। इंग्लिश में वाले, द दांडी मार्च वाज इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी ऑन 12 March 1930 to protest the British imposed tax on salt. The march began from Sabarmati Ashram to Dandi in Gujarat, covering approximately 240 miles, around 390 kilometers. एडिशनल फैक्ट जानेंगे इसके बारे में थोड़ा। अब जब दांडी मार्च की बात आई तो इसके बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे, उस दौरान क्या क्या हुआ। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी के साथ 78 अनुयायी थे। गांधी वाज अकोम्पेनिड बाय 78 वॉलंटियर्स। दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। द मार्च द दांडी मार्च एंडेड ऑन 6 अप्रैल 1930। नमक सत्याग्रह ने विदेशी प्रेस में भारत को व्यापक कवरेज दिलाया। द साल्ट सत्याग्रह गेट इंटरनेशनल अटेंशन फॉर इंडिया। तो आप क्या समझे, दांडी मार्च की बात आई तो दांडी यात्रा के दौरान जो भी घटना घटी, समझिए अब के अंदर इस एडिशनल फैक्ट में आपने कवर किया। यात्रा कब स्टार्ट हुई और कब समाप्त हुई, वो सब हमने इसके अंदर एडिशनल फैक्ट के अंदर इंक्लूड किया। इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, एडिशनल फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो क्लास को लाइक करो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करता है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन दे रखा है गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा। तो इसका आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा था। तो चलो थोड़ा समझते हैं इसको डिटेल से। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर था जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह स्थान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इस नगर को उसकी योजनाबद्ध सड़कों, जल निकासी व्यवस्था और पक्की ईंटों से बनी इमारतों के लिए जाना जाता है। ठीक दोस्तों, इंग्लिश में वाले, मोहनजोदड़ो was a major city of the Indus Valley civilization located on the bank of the Indus River. It is now situated on the Sindhu province of Pakistan. The city is renowned for its plant layout, drainage system and brick structure. एडिशन फैक्ट के बारे में इसको पूरा नहीं छोड़ा जाएगा, देखते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मटकों का टीला। मोहनजोदड़ो मीन्स माउंड ऑफ द डेड। यह शहर लगभग 2500 बीसी में बसा हुआ था, ईसा पूर्व। द सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड अराउंड 2500 बीसी।
यहाँ ग्रेट बाथ विशाल स्नानगार मिला था। द ग्रेट बाथ वाज डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो। यह स्थल 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ। इट वाज डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980। तो चलो, मोहनजोदड़ो की बात आई है, सिंधु घाटी की बात आ गई, तो इसके अंदर क्या क्या कवर हो गया कि विश्व धरोहर के अंदर ये कब शामिल हुआ यूनेस्को के अंदर, 1980 के अंदर। और यहाँ पर विशाल स्नानगार है, और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मटको वटीला। इसलिए हम एडिशन इफेक्ट आपको करवाते हैं। और नदी कौन सी होगी, सिंधु नदी आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आ गए अपन। राज्य नीति के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस भाग में वर्णित है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में वर्णित है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन दे रखा है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन में है भाग सेकंड, भाग थर्ड, भाग फोर्थ, भाग फिफ्थ। तो इसमें आंसर क्या होगा, भाग फोर्थ। चलो थोड़ा डिटेल से समझते हैं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। यह सिद्धांत सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याण की दिशा में नीतियां बनाने का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हालांकि ये न्यायालयों द्वारा बाध्यकारी नहीं है। इंग्लिश में वाले द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर enshrined in Part 4, Article 36 to 51 of the Indian Constitution. These principles guide the government in making policies aimed at social and economic welfare, but they are not enforceable by court. एडिशन फैक्ट के बारे में जानेंगे थोड़ा। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। पूछेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आ गया एडिशन फैक्ट के अंदर, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दीज वर इंस्पायर्ड बाय द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड, ये संविधान सभा द्वारा 1947 में अपनाए गए थे। दे वर अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1947। इनमें समान वेतन, मुफ्त शिक्षा, बाल श्रम निषेध जैसे उद्देश्य शामिल है। दे इंक्लूड गोल लाइक इक्वली पे, फ्री एजुकेशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। न्यायालयों ने कई बार इन्हें मौलिक अधिकारों के साथ संतुलन में रखा है। कोर्ट हैव ऑफन बैलेंस्ड देम विद फंडामेंटल राइट्स। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और अपना ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स जीकेगा। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर का जन्म किस शहर के पास हुआ था? द फेमस भक्ति संत कबीर वाज बोर्न नियर विच सिटी? ऑप्शन दे रखा है काशी, अयोध्या, मथुरा, उज्जैन। तो इसका आंसर होगा काशी। थोड़ा डिटेल से समझते हैं इसके बारे में। संत कबीर का जन्म 15वीं शताब्दी में काशी वर्तमान वाराणसी के पास हुआ था। वे एक बुनकर परिवार में पले बढ़े और निर्गुण भक्ति के प्रबल प्रवर्तक थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के आवंटनों की आलोचना की। इंग्लिश में वाले संत कबीर was born near Kashi, modern day Varanasi, in the 15th century. He was raised in a weaver's family and was a strong proponent of Nirgun Bhakti. His verses criticized the rituals and hypocrisy of both Hinduism and Islam. एडिशन फैक्ट में जानेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। उनकी रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। His works are compiled in the book बीजक। वे गुरु रामानंद के शिष्य माने जाते थे। He is believed to be a disciple of Guru Ramanand.
कबीर पंथ नामक संप्रदाय की स्थापना उनके अनुयायियों ने की। कबीर पंथ वाज फाउंडेड बाय हिज फॉलोअर्स। वे हिंदी की निर्गुण काव्य धारा के महान कवि माने जाते हैं। ही इज रिगार्डेड एज ए ग्रेट पोएट ऑफ द निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन इन हिंदी लिटरेचर। तो चलो दोस्तों, ये आज का स्टेटस जीके का पार्ट कंप्लीट हुआ और अपन आ गए जनरल साइंस के पार्ट में। जनरल साइंस के बारे में थोड़ा जानते हैं डिटेल से। इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, मांसपेशियों के एंटन क्रैम्प्स का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी कॉजेज ऑफ मस्कल क्रैम्प्स? ऑप्शन देता है आयरन डेफिशिएंसी, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन बोन्स। इसका आंसर क्या होगा? लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन। मांसपेशियों में एंटन का मुख्य कारण क्या है? लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन, मतलब लैक्टिक एसिड का पेशियों में, मांसपेशियों में जमाव। चलो थोड़ा समझते हैं इसको डिटेल से। मांसपेशियों में एंटन का मुख्य कारण शारीरिक गतिविधियों के दौरान मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव होता है। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है तो शरीर एरोबिक की बजाय एनारोबिक श्वसन करता है, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है। यह मांसपेशियों में दर्द और एंटन का कारण बनता है। The main cause of muscle cramps is the accumulation of lactic acid in the muscles during intense activity. When oxygen supply is insufficient, the body shifts to anaerobic respiration, producing lactic acid, which causes cramping and pain. एडिशनल फैक्टर में जानेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। और लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में थकावट और दर्द का कारण होता है। क्वेश्चन ये है कि मांसपेशियों में थकावट और दर्द का कारण कौन से अम्ल के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल रहता है। इंग्लिश में लैक्टिक एसिड लीड्स टू फैटिग एंड सोरेनेस इन मस्कल्स। एनारोबिक श्वसन में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरेट लेस एनर्जी। लंबे समय तक की गतिविधि के लिए शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सस्टेन्ड एक्टिविटी रिक्वायर्स ए कांस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई। स्ट्रेचिंग और हाइड्रेशन मांसपेशियों की ऐंठन को कम कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग एंड हाइड्रोजन कैन रिड्यूस मस्कल क्रैम्प्स। चलो क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। अम्ल वर्षा एसिड रेन का प्रमुख कारण कौन सा गैस है? Which gas is primarily responsible for acid rain? ऑप्शन क्या दे रखा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका आंसर क्या होगा? अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड। थोड़ा डिटेल से समझते हैं इसको। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र SO2 है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसका सूत्र NO2 है। गैसों का वातावरण में उत्सर्जन है। क्या समझे आप? जो एसिडिक रेन है उसका मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस का वातावरण में उत्सर्जन है, मतलब मिलना है। ये गैसें जलवाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाती है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। इंग्लिश में वाले acid rain is mainly caused by the emission of sulfur dioxide SO2 and nitrogen oxide NO2, which react with water vapor जलवाष्प in the atmosphere to form sulfuric and nitric acid, leading to acid rain. थोड़ा जानेंगे इसको और भी अच्छे से तरीके से। अम्ल वर्षा मिट्टी और जल निकायों की पीएच को कम कर देती है। क्वेश्चन ये बन सकता है, अम्लीय वर्षा मिट्टी पर क्या प्रभाव डालती है? तो इसका कैसे क्या होगा उत्तर? अम्ल वर्षा मिट्टी और जल निकायों की पीएच को कम कर देती है, मतलब अम्लीय वर्षा मिट्टी की जो पीएच है उसको कम कर देती है। ठीक। एसिड रेन लोअर द पीएच ऑफ सॉइल एंड वाटर बॉडी।
यह पेड़ों की पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है। इट डैमेजेस प्लांट लीवेज एंड ट्री फॉलियज। यह इमारतों विशेष रूप से संगमरमर पर बड़ी असर डालती है। इट आल्सो क्रोडिस बिल्डिंग स्पेशली मार्बल ताजमहल के मुख्य स्रोत औद्योगिक प्लांट्स और थर्मल पावर स्टेशन है। मेन सोर्सेज इंक्लूड इंडस्ट्री प्लांट्स एंड थर्मल पावर प्लांट और स्टेशन। दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव है, तो क्लास को लाइक करना ना बोलो, वीडियो का साथ में शेयर भी करो। चलो दूसरा मजा क्या कहता है, विटामिन के की कमी से कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होती है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? ऑप्शन दे रखा है, दृष्टि, रक्त जमाव, ब्लड क्लॉटिंग, पाचन, डाइजेशन, तंत्रिका संचार, बस कम्युनिकेशन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रक्त जमाव, ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के की कमी से कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होती है? ब्लड क्लॉटिंग। थोड़ा डिटेल से समझते हैं इसको। विटामिन के रक्त के थक्के क्लोटिन बनने की प्रक्रिया में आवश्यक होता है। इसकी कमी से शरीर में चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है, क्योंकि थक्के समय पर नहीं बनते। विटामिन के इंग्लिश में वाले विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, आवश्यक है। इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू excessive bleeding because the body fails to form cloth efficiency after injuries। एडिशन फैक्टर लर्निंग इसके बारे में थोड़ा सिंपल तरीके से। विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। अब ये पूछना है विटामिन ए का सोर्स क्या है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन के इज फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। नवजात शिशुओं को जन्म के बाद विटामिन के इंजेक्शन दिया जाता है। न्यूबॉर्न्स आर गिवन ए विटामिन के इंजेक्शन एट बर्थ। इसका एक रूप केवल थाइलोक्विनोन और दूसरा केटू मेनाक्विनोन है। इट एग्जिस्ट एज केवल थाइलोक्विनोन एंड केटू मेनक्विनोन। इसकी कमी दुर्लभ है, लेकिन लीवर रोग में देखी जा सकती है। डेफिशिएंसी इज रेयर बट मे ऑक्योर इन लिवर डिजीज। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, पादपों प्लांट्स में भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है? Which tissue is responsible for food transport in plants? ऑप्शन दे रखा है, जाइलम, फ्लोएम, कर्कश ऊतक, सेवनी कम्बियम। इसका आंसर क्या होगा? प्लांट्स में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है, ऑप्शन बी। चलो थोड़ा डिटेल से समझते हैं इसको। फ्लोएम पादपों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह द्विदिशीय बाई डायरेक्शनल होता है, यानी ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में संचरण करता है। मैंने 2-4 दिन पहले की क्लास में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फ्लोएम का नाम है, वहां पर जाइलम का नाम है। जाइलम क्या करता है? एक दिशीय होता है, जो पानी और खनिज पोषक तत्वों को पत्तियों तक एक ही दिशा में ऊपर से नीचे की ओर ले जाता है, यानी नीचे से जड़ों से पत्तियों की टहनी ऊपर तक ले जाता है। वो एक ही दिशा में कार्य करता है, बट ये द्विदिशीय होता है। ये पत्तियों में बना भोजन पत्तियों की ऊपर टहनी ऊंचाई तक भी पहुंचाता है, साथ में जड़ों की गहराई तक नीचे तक भी पहुंचाता है। समझ गए आप इंग्लिश मीडियम वाले? Phloem transports food prepared by the leaves to other parts of the plant. This transport is bidirectional, both upward and downward. चलो एडिशन फैक्टर थोड़ा जानेंगे इसको थोड़ा सिंपल तरीके से। एडिशन फैक्टर थोड़ा जूम कर देते हैं, दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। फ्लोएम में साइटोप्लाज्म युक्त जीवित कोशिकाएं होती है। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल विद साइटोप्लाज्म। जाइलम जल और खनिजों का परिवहन करता है।
जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम का मुख्य घटक स्वीट ट्यूबुल्स होती है। फ्लोएम्स मेन कंपोनेंट इज सीवेज ट्यूब्स। फ्लोएम में सहायक कोशिकाएं भी होती है। फ्लोएम हैज कंपेनियन सेल्स असिस्टेड इन ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, आपको हमारी आवाज में कुछ मिस्टेक लग सकती है, बट हमारा कंटेंट है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए क्लास को आवाज को देखकर मिस ना करो। आवाज तो शुरुआत की है तो धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, बट कंटेंट हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखते हुए। आने वाले अपकमिंग हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे वो एसएससी की एग्जाम हो, बैंकिंग की हो, यूपीएससी सीरीज वगैरह, और साथ में राजस्थान के अंदर देखते हैं पटवारी, ग्राम सेवक, इस सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं? कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ता है? विच एंजाइम ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर? ऑप्शन क्या देते हैं? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। इसका उत्तर क्या होगा? एंजाइम कौन सा है जो कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ते हैं? एमाइलेज। चलो थोड़ा डिटेल से समझते हैं इसको। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज जैसी सरल शर्करा में तोड़ते हैं। यह लाल ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स और अग्नाशय से स्रावित होता है। इंग्लिश मीडियम वाले, amylase enzyme breaks down starch into simple sugars like maltose. It is secreted by salivary glands and pancreas. एग्रीन फैक्ट में जानेंगे। लार में उपस्थित एमाइलेज को टाइलिन भी कहा जाता है। एमाइलेज इन सलाइवा इज आल्सो कॉल्ड टाइलिन। यह पाचन की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है, और पाचन की क्रिया यहीं से स्टार्ट होती है, ये फर्स्ट चरण है इसका। इट इनिशिएट द डाइजेशन प्रोसेस। एमाइलेज का कार्य मुख द्वार में शुरू होता है। एमाइलेज एक्ट इन द माउथ। यह उस तापमान और अम्लीय पीएच पर निष्क्रिय हो सकता है। इट कैन बी एक्टिवेटेड एट हाई टेम्परेचर ऑफ और एसिडिक पीएच। समझ गया? एडिशन फैक्ट समझ गए ना आप क्या कर रहे हैं? एडिशन फैक्ट का मतलब ये है कि क्वेश्चन को सिंपल तरीके से समझाया जाए और क्वेश्चन के अंदर एडिशनल लाइनें जुड़ी हुई है, जिससे कि एक क्वेश्चन के अंदर आपको एडिशनल 2-4 क्वेश्चन भी मिल जाए। अभी मतलब ये आएगा कि टाइलिन के बारे में है और एमाइलेज एंजाइम के बारे में है, तो पाचन की क्रिया भी यहीं से स्टार्ट होती है, और ये कार्य कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख द्वार में शुरू होता है। ये उस तापमान अम्लीय पीएच पर निष्क्रिय हो सकता है। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आज के अंतिम सवाल पर। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? व्हाट प्राइमरी कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड? ऑप्शन दे रखा है प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन। यानी रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। अच्छा, थोड़ी डिटेल से समझते हैं इसको एक्सप्लेनेशन। ज्यादा जूम हो गई। अब ठीक। रक्त में ऑक्सीजन का मुख्य वाहक हीमोग्लोबिन होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन के साथ अस्थायी संयोजन बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और इसे शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। इंग्लिश वाले, हीमोग्लोबिन फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स is the main carriage of oxygen in the blood. It forms a temporary bond with oxygen called oxyhemoglobin and deliver it to body tissues. एडिशनल फैक्ट में थोड़ा जानेंगे इसको सिंपल तरीके से। हीमोग्लोबिन में आयरन अणु होते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। वाह, क्या बात है! क्या समझ गए आप? हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर आयरन अणु भी होते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। हीमोग्लोबिन कंटेन आयरन मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड विद ऑक्सीजन। अच्छा, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। एड्स डेफिशिएंसी कैन लीड्स टू एनीमिया। पुरुषों में सामान्यतः मात्रा 13 से 17 ग्राम
पर डीएल होती है। नॉर्मल रेंज इन मेन इज 13 से 17 ग्राम डीएल। ऊंचाई पर हेमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है। एट हाई एल्टीट्यूड हेमोग्लोबिन लेवल्स राइज। एट हाई एल्टीट्यूड हेमोग्लोबिन लेवल राइज। तो ऊंचाई पर हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये आज का अंतिम क्वेश्चन हो गया। आप समझ गए एडिशन फैक्ट हम किस लिए जोड़ते हैं, कि आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल से उसका जानकारी मिले, और साथ में एक क्वेश्चन के अंदर आपको उससे जुड़े दो चार क्वेश्चन भी और मिल सकते हैं। और एडिशन इफेक्ट की वजह से अपना आंसर भी थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, बट हमारा यही टारगेट है कि आपका जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। हमारा मेन पर्पज यही है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। हर सवाल आपको एक कदम आगे ले जाता है सिलेक्शन के रास्ते पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए। कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन गलत है। गलत तो नहीं है, बट आपकी सोच के अकॉर्डिंग कि कौन सी क्वेश्चन में अपन और ज्यादा सुधार सुधार कर सकते हैं, आपका सजेशन। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेहनत आपकी लगातार बनी रहे। कल फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। ओके दोस्तों।